लाइफ इज़ नॉट टफ बट वी मेक इट। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू GS Academy यूट्यूब चैनल। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे आपसे आइसोटॉप्स के बारे में और प्रॉपरली जानेंगे कि आखिर आइसोटॉप्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स को समझने से पहले जो है ये जो डेफिनेशन है या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको समझने से पहले मैं आपको छोटी सी पहले एक थोड़ी सी एग्जांपल समझा लूँ कि आखिर आइसोटॉप्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम आइसोटॉप्स की तरफ देखें तो दे कंटेन न्यूक्लियस, डेफिनेटली एक एटम के आइसोटॉप्स होते हैं और इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं। लेट्स से दैट कि मैंने आपके सामने ये 3 एटम्स बनाए हैं जिनका ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद जो है वो 1 होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जबकि यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा और यहाँ पर भी कोई न्यूट्रॉन, बल्कि यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन होगा और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होंगे। यानी कि इनमें न्यूट्रॉन्स का फ़र्क होता है न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो लिहाजा इसको हम नाम देंगे इसकी थोड़ी सी डिफरेंस की बुनियाद पर। ये तीनों आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के इस वक्त मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। इसको हम प्रोटियम कहेंगे, इसको हम ड्यूट्रियम कहेंगे और इसको हम ट्रिटियम कहेंगे। और अब हम डेफिनेशन की तरफ जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनका मास नंबर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये जो भी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन सेट किए हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी इसकी भी 1s1 होगी, इसकी भी 1s1 होगी, इसकी भी 1s1 होगी। और आपको पता है कि इसमें सब में प्रोटॉन्स भी सेम है। जबकि इसमें जो डिफरेंस आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का आएगा। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो लिहाजा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटॉप्स में हमेशा डिफर कर जाते हैं। सो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं तो इस हाइड्रोजन का वजन जो है ये 1 होगा, इसका जो वजन है ये 2 होगा, इसका जो वजन है ये 3 होगा। सो आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब सेम होगी तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, डेफिनेटली सिमिलर होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, लेकिन इनके अंदर जो डिफर कर जाएगी वो चीज़ तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इसका वजन और इसका वजन डिफरेंट है। तो लिहाजा वजन एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो लिहाजा इनके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी। हमने इस टॉपिक के अंदर जो आइसोटॉप्स के बारे में डिस्कस करना है उनमें हम हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम के आइसोटॉप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा चलते हैं डिस्कस करने के लिए हाइड्रोजन, क्लोरीन और यूरेनियम जैसे आइसोटॉप्स। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स की। तो जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं बेसिकली ये 3 हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दूं आपको, ये हमने न्यूक्लियस बना लिया, और ये हमने बना दिया इसका शेल, जो कि एक ही शेल हाइड्रोजन एटम का होता है और इस एक शेल में जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लिहाजा जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम न्यूक्लियस को दोबारा से स्टडी करने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो फ़र्क आइसोटॉप्स में ये होता है कि आइसोटॉप्स बेसिकली जुड़वा एटम्स ही होते हैं, यानी कि सब में जो है वो प्रोटॉन एक ही होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ न्यूट्रॉन्स का आ जाता है, क्योंकि अगर हम इस आइसोटॉप की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, इसके न्यूक्लियस में 1 न्यूट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं आपके सामने हाइड्रोजन को सिंबलाइज करूं तो सबका सिंबल H ही होगा, राइट। और यहाँ पर सबका एटॉमिक नंबर टॉप पे, आपको पता है टॉप राइट साइड पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, तो सबका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। और जब भी मास लिखा जाता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर लिया जाता है, तो लिहाजा इसका मास जो है 1 होगा, क्योंकि 1
प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3। तो लिहाजा मैसेस का फ़र्क है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो आपको पता है कि मास कहलाता है। सो मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस दी न्यूट्रॉन्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जमा करें तो एटॉमिक मास बन जाता है। तो लिहाजा मैसेस में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये सब हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी यानी कि मैसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें फ़र्क है। तो इस मैसेस के फ़र्क के लिहाज से इसके हम नाम अलग कर भी कर सकते हैं। इसका नाम हमने रख दिया प्रोटियम, इसका नाम हमने रख दिया ड्यूट्रियम और इसका नाम हमने रख दिया ट्रीटियम। तो लिहाजा इस तरीके से हम आइसोटॉप्स कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं वो कुदरत में 3 पाए जाते हैं, द प्रोटियम, द ड्यूट्रियम एंड द ट्रीटियम। तो अब आप ये अगला क्वेश्चन मुझसे ये करेंगे कि सर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आइसोटॉप कौन सा है? तो नो डाउट 99.9% आपको जो हाइड्रोजन कुदरत में मिलेगा वो प्रोटियम है। जबकि पार्ट्स पर मिलियन की बात करें, यानी अगर ये 10 लाख एटम्स हैं, अगर 1 मिलियन एटम्स हैं, तो उसमें सिर्फ एक जो है आपको नज़र आएगा ड्यूट्रियम का, और जबकि ट्रीटियम की मिकदार तो बहुत कम है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ट्रीटियम है ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है कि ये ऐसा आइसोटॉप है जो कि रेडिएशंस निकालता है, यानी शुआएं निकालता है। अब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आखिर ये कौन सी रेडिएशंस निकालता है। तो ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, ये शुआएं निकालता है क्योंकि इसका न्यूक्लियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी है। तो लिहाजा इस कौन सी शुआएं निकलती हैं ये आपने मुझे बताना है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 3 आइसोटॉप्स। अब हम मज़ीद बात करते हैं आपसे द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो हम कार्बन के आइसोटॉप्स की जो है अब आपसे बात कर लें। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आपसे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की, तो लिहाजा इसके 2 स्टेबल आइसोटॉप्स आपको मिलेंगे और 1 अनस्टेबल आइसोटॉप्स मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 अनस्टेबल आइसोटॉप्स हैं एंड 1 इज रेडियो एक्टिव। अगर मैं इनका भी न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट मी ड्रॉ द 3 न्यूक्लियस। कार्बन में आपको पता होना चाहिए 2 शेल्स होते हैं, और पहले शेल में आपको पता होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डेफिनेटली प्रोटॉन जो हैं इसमें 6 होते हैं। हर न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो हैं वो 6 ही होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर आप डेफिनेशन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। सो एटॉमिक नंबर ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जबकि जो न्यूट्रॉन्स हैं इसमें आप न्यूट्रॉन्स 6 लिख लें, इसमें न्यूट्रॉन्स आप लिख लें 7, और इसमें आप न्यूट्रॉन्स लिख लें 8। तो लिहाजा 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनके आउटर शेल में मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स अब चलते हैं इनके सिंबल की तरफ और इनके मास और एटॉमिक नंबर की तरफ। वंस अगेन सबका सिंबल C ही होगा, और इसका एटॉमिक जो नंबर है वो 6 है, सबका 6 होगा। एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है, मास नंबर में फ़र्क आता है। 6 और 6 + 12, तो इसी तरह से ये 13 हो जाएगा और ये 14। साइंसदानों का मानना है कि जो कार्बन 12 है ये कुदरत में तकरीबन 98.9% जो है वो पाया जाता है। या आपको बोर्ड में MCQ भी आ सकता है कि भाई जो कार्बन 12 है वो कितने फ़ीसद पाया जाता है, अमूमन आया भी है सवाल। और 13 और 14 स्टूडेंट्स जो है आप कह लो कि 1.1% जो है ये कुदरत में आपको मिलेगा, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, ये आपको अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्पेसिफिकली आपको स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ये नज़र आएगा, क्योंकि वहीं पर ये बनता है। तो लिहाजा ये कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, और ये तीनों आइसोटॉप्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि आपको बोर्ड में ये भी MCQ आ सकता है कि आखिर कार्बन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं। तो इस टॉपिक एंड पे मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो कार्बन के आइसोटॉप्स हैं और हाइड्रोजन के हैं, फिर क्लोरीन के मैं अभी 2 बताऊंगा आपको, यूरेनियम की भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो इफ़ यू जस्ट रियली थिंक अपॉन दीज, तो इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन आइसोटॉप्स। तो फिर आपने आइसोटॉप्स पे प्रॉपर एक नोट लिखना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स दिए हुए हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट है, पूरी बुक की प्लेलिस्ट है, उस पर आप क्लिक करके किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो लिहाजा अब हम चलते हैं
आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन के बाद आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन की तरफ, और जानते हैं कि आखिर क्लोरीन के आइसोटॉप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे क्लोरीन के आइसोटॉप्स की, तो दो आइसोटॉप्स आपको नज़र आ रही हैं, क्लोरीन 17 के हिसाब से क्लोरीन 35, इसको हम क्लोरीन 35 कह सकते हैं, और इसको वज़न के हिसाब से हम क्लोरीन 37 कह सकते हैं। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट टेबल में वज़न है क्लोरीन 35.5 है, यानी कि ज़्यादातर जो आपने जो मैथ है वो जो याद करना होता है वो क्लोरीन 35.5 है। तो आप सोच रहे होंगे कि द मैथ इज दो आइसोटॉप्स हैं 35 एंड 37, तो प्रोडक्ट टेबल में 35.5 मैथ जो है वो क्यों है? क्योंकि इनका एवरेज निकाला जाता है, कुदरत में जो इनकी अबंडेंस होती है उसका एवरेज निकाला जाता है, और एवरेज निकालने के बाद फिर जो मैथ है वो प्रोडक्ट टेबल में लगाया जाता है। तो लिहाजा आपने ना ये मैथ याद करना है ना ये मैथ याद करना है, बल्कि आपने 35.5 मैथ याद रखना है क्लोरीन का फॉर दी डेफिनेटली जो आप फार्मूला मैथ्स निकालते हैं या वट एवर मॉलिकुलर मैथ्स निकालते हैं। जैसे आप HCl में आप क्लोरीन का वज़न लेंगे तो वो 35.5 लेंगे, ना आप 37 लेंगे ना आप 35 लेंगे। और हाइड्रोजन का वज़न आपको पता है 1.008 होता है, इसको राउंड ऑफ करके 1 ही ले लिया जाता है। तो ये आपने बात याद रखनी है, जो कि अमूमन बच्चे गलती करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर पढ़ा होता है तो दे राइट दीज मैसेज, जो कि गलत होता है। तो आपने 35.5 को याद रखना है, आई होप आपको याद रहेगा। फिर जो आइसोटॉप्स हैं वो यूरेनियम की तरफ आ जाते हैं। यूरेनियम के 3 कुदरत में पाए जाते हैं, यूरेनियम 234, 235 एंड 238। 236 नहीं है, 238 है। और वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो यूरेनियम 238 है ये कुदरत में तकरीबन 99% तक मिलता है, यानी 99% आपको यूरेनियम 238 मिलेगा। अब आप यूरेनियम का जब भी नाम सुनते हैं तो आपको एटॉमिक बॉम्ब का थोड़ा सा दिमाग में आने लगता है, तो नो डाउट इसकी एप्लीकेशन एनर्जी फॉर्मेशन में है, जिससे हम एटॉमिक एनर्जी भी बना सकते हैं, और एटॉमिक एनर्जी से हम पानी गर्म करके बिजली बना सकते हैं या फिर बम फोड़कर पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपसे बात ये करूंगा कि अगर तीनों आइसोटॉप्स में कुदरत में 99% तो यूरेनियम 238 पाया जाता है, तो फिर बॉम्ब में कौन सा इस्तेमाल होता है? नो डाउट अगर यही वाला इस्तेमाल होता तो फिर तो हर किसी के पास बॉम्ब होता। बहरहाल कुदरत में जो यूरेनियम 238 है वो 99% है, लेकिन जो बॉम्ब में इस्तेमाल होता है तो जो कि डेफिनेटली मैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में बताऊंगा। साइंसदानों का मानना है कि जो 80 एटॉमिक नंबर है, या 82 कह लें आप, 82 एटॉमिक नंबर है, यानी Z की वैल्यू अगर 82 होगी या इससे ज़्यादा होगी तो ऐसे आइसोटॉप्स जो हैं, मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव होंगे। तो क्लोरीन डेफिनेटली 17 पे आता है, जो कि 82 से कम रखता है एटॉमिक नंबर, तो लिहाजा ये इसमें से इसके आइसोटॉप ही कोई रेडियो एक्टिव हो सकता है। बहरहाल ये बताते खुद कुदरत में जो ज़्यादा पाए जाते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। तो जो 82 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होते हैं, जैसे अब ये हमारे पास 234 है एक मैथ, एक 235 है, 238 है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये सब के सब जो हैं रेडियो एक्टिव हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 92 है। बहरहाल 82 या इससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट्स सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। तो लिहाजा ये आपने बात याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड आई होप कि आप याद रखेंगे। तो लिहाजा ये थे हमारे पास आइसोटॉप्स का टॉपिक, जिसमें हमने आपसे बात की अबाउट द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। फिर हमने कार्बन के आइसोटॉप्स की बात की, कार्बन 12, 13 एंड 14, और फिर क्लोरीन 230, क्लोरीन में 35 और 37 एवरेज 35.5 की बात की, और फिर यूरेनियम के आइसोटॉप की बात की जिसमें 234, 235 एंड 238, जबकि 238 कुदरत में सबसे ज़्यादा मिलेगा, नेचर में ज़्यादा मिलेगा, बट आपको 234 चाहिए फॉर दी एनर्जी फॉर्मेशन या एटॉमिक एनर्जी के लिए। तो अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स की तरफ, यानी अभी मैं आपको सारी यहाँ पर एक तफसील दूंगा, रेडियो आइसोटॉप्स की बात करूंगा और फिर उनके यूजेस की बात करेंगे, आखिर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और नो डाउट ये आइसोटॉप्स, ये एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, इनका वाकई में बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है। तो लिहाजा ये जो अगला क्लिप आ रहा है वीडियो का, इसके अंदर तो कमाल होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा फॉर द यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। तो चलते हैं फॉर द यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की। अभी मैं आपको इनके नाम लिखवा देता हूँ, कॉपी पेंसिल निकाल लें, पहले इनके नाम दर्ज कर लें कि कौन कौन से रेडियो
रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं। फिर मैं डिटेल में हेडिंग के साथ भी बात कर लेता हूँ कि आखिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्या इसमें से आ सकते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये सवाल आ सकता है कि एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। बहरहाल फॉस्फोरस 32 स्ट्रॉन्शियम 90, ठीक है, ये पहला जो नज़र आ रहा है आपको दैट इज़ फॉस्फोरस 32 एंड नीचे जो नज़र आ रहा है दैट इज स्ट्रॉन्शियम 90। ये बीटा रेडिएशंस निकालते हैं, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। और ये लेस पेनिट्रेटिंग रेज निकालते हैं, उनका काम है स्किन कैंसर का इलाज करना, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट 60 जैसा एट द टॉप आपने याद रखना है। कोबाल्ट 60 जो एमिट करता है, निकालता है, दैट इज गामा रेडिएशन, इसका साइन होता है, और ये हाईली पेनिट्रेटिंग है और ये कैंसर का इलाज करता है। और बारहा ये बोर्ड में सवाल आया डिफरेंट बोर्ड्स में कि आखिर कैंसर का इलाज कौन सा रेडियो आइसोटॉप्स करता है, दैट इज कोबाल्ट 60, इसको आप भूल नहीं सकते, दैट इज कोबाल्ट 60। फिर मैंने आपको बताया कि 131 जो है आयोडीन जो है इसका यूज़ क्या है, ये बेसिकली ट्यूमर का इलाज करता है आयोडीन 131, और इसे मैं लिख देता हूँ आयोडीन 131, और ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो है आपका, इसको इसमें जो ट्यूमर है ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है, बटरफ्लाई लाइक का स्मॉल पीस ऑफ अ ग्लैंड, और ये गोइटर गुल्हड़ की बीमारी का इलाज करने के लिए काम आता है। ये बेसिकली पता लगा लेता है, कभी आपने देखा गला फूल जाता है कुछ पेशेंट्स का, तो उसमें उनको गोइटर का कैंसर हो चुका होता है, सॉरी थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो चुका होता है, उस कंडीशन को गोइटर कहते हैं, गुल्हड़ की बीमारी कहते हैं। तो बहरहाल गुल्हड़ की बीमारी के लिए या डिफरेंट अमाउंट ऑफ ट्यूमर्स के लिए बॉडी में आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ट्यूमर डिटेक्ट हो सके कि कहाँ पर है और उसको निकाला जा सके। फिर हम बात करते हैं टेक्नीटियम की, ये बोन ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैक्सिमम इसका और क्या यूज़ है, इसके बारे में इतना सच मैंने नहीं पढ़ा, एंड आई होप कि आप कमेंट करके थोड़ा बताएंगे। उसके बाद कार्बन 14 आ जाता है। कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है। आप किसी भी फॉसिल की उम्र का पता लगा सकते हैं। अगर कोई हड्डी आपको मिलती है, अगर कोई पुराना दरख्त का टुकड़ा मिल जाता है ज़मीन में दबा हुआ कार्बन की शक्ल में, कोयले की शक्ल में, तो उसकी कोयले की क्या उम्र है या हड्डी की क्या उम्र है वो आप रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग से बता सकते हैं। तो कार्बन 14 का इस्तेमाल भी किया जाता है फॉर दी डेटिंग द डिफरेंट फॉसिल्स। उसके बाद इसको आप केमिकल रिएक्शंस में भी कार्बन 14 को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है यूरेनियम 235। अभी रिसेंटली मैंने यूरेनियम 235 को गलती से मशहूर कर दिया। यूरेनियम 234 बेसिकली एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यूरेनियम 235 जो है वो एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल होता है। तो यूरेनियम 235 जो है आप याद रखिएगा, जब उस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मारे जाते हैं तो वो बेरियम क्रिप्टॉन में और 3 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन और पैदा करता है और साथ बहुत सी ढेरों सी एनर्जी पैदा करता है। और वो जो एनर्जी है उससे फिर आप पानी को गर्म कर सकते हैं और उससे आप अपने बिजली घर चला सकते हैं, या एटॉमिक एनर्जी के तौर पे आप कोई इलाका तबाह करने के लिए एक ख़तरनाक प्रोसेस कर सकते हैं, जो आप एटॉमिक बॉम्ब बना के दूसरे ममालिक को बता सकते हैं भी हम भी एटॉमिक पावर हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आपको बताया कि नेम ऑफ सम रेडियो आइसोटॉप्स। अब हम इनकी हेडिंग लगाकर डिटेल्स के बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं ताकि डिटेल भी थोड़ी हो जाए। तो लिहाजा ये आपको नाम कम से कम सबसे पहले याद करने हैं, ताकि नाम याद होंगे तो फिर आप खुद भी इनके बारे में कुछ लिख सकेंगे। हेडिंग्स इंसान भूल ही जाता है, लेकिन फिर भी हेडिंग्स अगर आपको याद रह जाती हैं तो बड़ा तगड़ा लॉन्ग आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर से अगर शॉर्ट भी आ जाता है तो आप कर सकते हैं। एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, कैंसर से रिलेटेड आता है कोबाल्ट 60 का। इसके अलावा डेफिनेटली सब डाटा वैसे याद रखें। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग का सवाल भी बहुत दफ़ा बोर्ड में पूछा जा चुका है, वो आ जाता है, या फिर यूरेनियम 235 का इस्तेमाल जो है ये सवाल भी बहुत दफ़ा बोर्ड में आया है। और स्किन कैंसर के लिए फॉस्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी शॉर्ट के तौर पे पूछा जा चुका है। तो लिहाजा अब हम चलते हैं हेडिंग्स लगाकर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की डिटेल्स को जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे पहली हेडिंग की, तो रेडियोथेरेपी पहली हेडिंग है। रेडियोथेरेपी यानी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी रेडियोथेरेपी, रेडियो मीन्स रेडिएशन, थेरेपी मीन इलाज। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मानिए कि कैंसर का आपने इलाज करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखो, ट्रीटमेंट स्किन कैंसर की मैंने आपको जैसे कि बताया, उसमें फॉस्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है
क्योंकि ये एमिट करते हैं लेस पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है सुराहियत रखना, यानी कि ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस पैदा करते हैं, यानी बीटा रेडिएशंस जो हैं ये लेस पेनिट्रेटिंग है। यानी आप अगर इस पेन में लेट्स से दैट आपने स्ट्रोंशियम 90 रख दिया है, तो इसमें से अब यहाँ से जो है कुछ शुआएं निकलेंगी। स्किन कैंसर है तो वहाँ पर आप शुआएं मारेंगे, अंदर तक नहीं जाएंगी, स्किन के ऊपर ऊपर तक रहेंगी और फिर ये उन सेल्स को मार देंगी जो कि कैंसर कर रही हैं। इस तरीके से आपका स्किन कैंसर का इलाज होगा। लेकिन कैंसर के लिए स्पेसिफिक कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बोर्ड का बड़ा तगड़ा MCQ है और इसको विद इन द बॉडी जो है इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इसमें स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकालनी होती हैं। उन रेडिएशंस का नाम है गैमा रेडिएशंस। और यहाँ पे बीटा रेडिएशंस की मैंने आपसे बात की है। सो बीटा रेडिएशंस जो हैं दे आर बेसिकली, इनका ये सिंबल होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये हेडिंग इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सो दे कैन आस्क व्हाट इज रेडियोथेरेपी, तो लिहाजा उसमें आप ये बातें 2 लिख सकते हैं और पूरे नंबर ले सकते हैं। सो चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब आपसे ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन के बारे में। यानी कि ये बेसिकली ट्रेसर के तौर पे काम करते हैं कुछ रेडियो आइसोटॉप, जिसमें मैंने आपको 131 आयोडीन का बताया था, इसके अलावा टेक्नीटियम का बताया था। तो ये इलाज करते हैं। डायग्नोस का मतलब होता है इलाज करना, और मेडिसिन का मतलब है कि मेडिसिन में डाल के इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि these radioisotopes are used as a tracer in medicine to diagnose the presence of tumor in the human body। जैसे कि आइसोटॉप ऑफ आयोडीन 131 है, इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर बेसिकली इन द थायराइड ग्लैंड। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो गुलड़ की बीमारी हो चुकी हुई है उसका पता लगाया जाए कि वो कहाँ से हुई है, क्यों हुई है। और सिमिलरली टेक्नीटियम का इस्तेमाल किया जाता है मॉनिटरिंग फॉर दी बोन ग्रोथ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टेक्नीटियम भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि बोन ग्रोथ को देखा जाए। कभी कभी कुछ बच्चों में या बड़ों में बोन ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए ईंधन के जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, जो हमारे बोन के सेल्स होते हैं, उन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स को कहते हैं, और इसके अलावा कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं कार्टिलेजिस सेल को। तो इनकी ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए टेक्नीटियम का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी डिटेल्स मैंने आपसे कमेंट में मांग ली है, आई होप कि आप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़। आर्कियोलॉजी जो है एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हैं अबाउट द एज ऑफ फॉसिल्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये बेसिकली फॉसिल्स पे स्टडी करते हैं। फॉसिल्स शायद जो ज़मीन के अंदर दबे हुए डेड एनिमल्स हैं या डेड प्लांट्स हैं, उनको निकालते हैं बड़ी एहतियात से और फिर उनकी एज निकालने की कोशिश करते हैं। और आज का ये जो टॉपिक है इसी के ऊपर है कि आखिर कैसे पता लगेगा कि अगर हमने ज़मीन से हड्डी निकाल ली, कोई डेड प्लांट का कोई कोयला निकाल लिया, वटेवर उसका हिस्सा निकाल लिया, तो हमें उसकी एज का कैसे पता लगेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो भी अभी हम हल करेंगे। और जियोलॉजिकल यूज़ का मतलब है कि हम पत्थरों की एज मालूम कर सकते हैं। सो पहला जो स्टेंस है उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए एज ऑफ फॉसिल्स, डेड प्लांट्स का, एनिमल्स का या फिर स्टोन्स का। तो जियोलॉजिकल यूज़ इसलिए क्योंकि जियोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ अर्थ। उसके बाद एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। अब ये स्टूडेंट्स आपके लिए भी अब छोटा लेवल है, आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो कोशिश करता हूँ मैं आपको ये समझाऊँ। जैसे कोई भी लेट्स से दैट जानदार होता है, उसके जो जिस्म होता है उसके अंदर कार्बन है। लेट्स से दैट आप सांस ले रहे हो, खाना खाते हो, अ लॉट ऑफ कार्बन आप अंदर लेके जाते हो, तो वो कार्बन हमें बेसिकली मिलता है एटमॉस्फेयर से। कैसे? क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अंदर लेकर जाते हैं, तो पौधे जो हैं वो बेसिकली अपने अंदर कार्बन स्टोर करते हैं, फिर वही कार्बन हम खा लेते हैं, कार्बन हमारी बॉडी में आ जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो डेफिनेटली ऊपर से होकर आती है फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें होता है कार्बन 14। तो कार्बन 14 ज़्यादातर तो होता नहीं है, यानी कार्बन 14 बहुत कम मिकदार में होता है, क्योंकि वो डेफिनेटली ऊपर से बनकर जो नीचे थोड़ा बहुत आ जाता है, और फिर वो जो पौधे अंदर ले जाते हैं तो उनकी बॉडी में भी कार्बन 14 आ जाता है। अब कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब कार्बन 14 जबकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो डेफिनेटली अब उसकी भी तो मतलब पौधे में जाने की एक खास वैल्यू होगी ना। वो भी आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक पौधे की लाइफ लेट्स से दैट 100 साल है,
तो उसने अपनी 100 साल ज़िंदगी में कितना कार्बन 14 अपने अंदर लेकर गए। लेट्स से दैट कि वो 10 ग्राम अंदर लेकर गए, मैं सपोज कर रहा हूँ, मुझे ओरिजिनल वैल्यूज़ का नहीं पता। अब वो 10 ग्राम तो उस पौधे के अंदर है, कार्बन 14, कार्बन 12 13 नहीं, कार्बन 14। अब वो क्या हुआ, आपने पौधा खाते रहे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, डिफरेंट प्लांट्स खाते हैं, तो आपकी बॉडी में भी कार्बन 14 आता है। एंड लेट्स से दैट कि आपकी बॉडी में भी टोटल आपकी 60 साल ज़िंदगी एवरेज जो होती है, तो उसमें भी आपकी बॉडी में भी 10 ग्राम आ गया। अब हाफ लाइफ क्या होती है, लेट्स से दैट ये डेड बॉडी मिली है, ठीक है, लेट्स से दैट ये मेरी डेड बॉडी है, मैं किसी की नहीं कहता, तो ये मिली है जी आई डोंट नो 10,000 साल के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। लेट्स से दैट मैं 10,000 साल पीछे रह रहा हूँ और मेरी डेथ को हो गए हैं 10,000 साल। तो अब ये जो डेड बॉडी मिली है बरेड किसको, आर्कियोलॉजिस्ट को, तो अब मेरी बॉडी में होना चाहिए तकरीबन 10 ग्राम कार्बन 14। अब हाफ लाइफ हमें ये समझाती है कि जो कार्बन 14 है अगर वो 10 ग्राम है तो वो हाफ रह जाएगा, यानी कि 5 ग्राम रह जाएगा आई डोंट नो शायद 10,000 साल के बाद, ठीक है, हम ये सपोज कर लेते हैं। तो यानी कि कार्बन 14 10 ग्राम मेरी बॉडी में मिलना चाहिए टोटल एज अ होल। मतलब लेट्स से दैट कोई मेरी हड्डी मिल गई पाँव की, लेट्स से दैट मेरी एक हड्डी में 10 ग्राम होना चाहिए। अब सारी बॉडी में आई डोंट नो 50 ग्राम या 100 ग्राम होना चाहिए, हम चेंज कर लेते हैं रीडिंग। तो वो हड्डी मिली ना, सारी बॉडी तो नहीं मिलेगी, हड्डी मिली, हड्डी में 10 ग्राम होना चाहिए। अब लेकिन होना 10 ग्राम मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना, 5 ग्राम मिला, या लेट्स से दैट मिल गया हमें 2.5 ग्राम मिल गया। तो अब 2.5 ग्राम का मतलब है कि मेरी हड्डी जो है वो 20,000 साल पुरानी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना कार्बन 14 है। अब जितना कार्बन 14 होगा उतनी ही हड्डी की एज होगी। लेट्स से दैट कि कार्बन 14 2.5 ग्राम है, ये 2.5 ग्राम का भी आधा कर लें 1.25 ग्राम है, तो मेरी हड्डी 30,000 साल पुरानी हो जाएगी, उसका भी आधा कर लें। तो मतलब हाफ लाइफ हमें ये समझाती है कि जितना कार्बन होगा 14 उतनी होगी एज। तो यानी कि अब देखो रेडियो एक्टिविटी से हमें क्या होता है कि एलिमेंट्स हाफ रह जाते हैं। लेट्स से दैट कि रेडियो एक्टिविटी होती है हड्डियों में, पौधों के अंदर, कोयले में, एलिमेंट्स पूरे नहीं मिलते, थोड़े मिलते हैं। तो उसी से आर्कियोलॉजिस्ट जो है फ़ायदा उठाते हैं और किसी भी फॉसिल की एग्जैक्ट डेट मालूम करने की कोशिश करते हैं। इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग आप करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाए, और भी डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है जो डेफिनेटली बॉडी में होते हैं। तो इसी तरह से आप कह लो कि कार्बन 14 का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसको हम कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं। तो आपने इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखनी अपने एग्जाम में, ये तो मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की कि आखिर ये क्या सिनेरियो चल रहा है। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखेंगे तो आपको बात समझ में आ ही जाएगी जो मैं आपको बता रहा था। अदरवाइज़ आप कार्बन डेटिंग पे कुछ और वीडियोस देख लें। तो लिहाजा ये है हमारे पास टॉपिक आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़। अब पत्थरों की एज का पता लगता है, पहाड़ कितना पुराना कब बना था जी, तो आपको ये भी पता लग सकता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। और कार्बन डेटिंग से आपको स्पेसिफिकली फॉसिल्स की एज का पता लग सकता है, इसलिए रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन अगर हम इसकी बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर रेडियो एक्टिव का जो एलिमेंट्स हैं आइसोटॉप्स हैं ये कैसे पता लगा देते हैं केमिकल रिएक्शंस का, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का। अब लेट्स से दैट हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, 2 3 4, ओके मैं इसको थोड़ा सा आगे करके बना लेता हूँ, स्पेस नहीं है, 1 2 3 4 5 और 6। ओके सो देयर वी हैव हाइड्रोक्सी, इधर हाइड्रोक्सी लगा लें, हाइड्रोक्सी लगा लें, इसको CH2OH कर लें। चले ये मैंने आपके सामने अब स्ट्रक्चर बना दिया है किसका, ग्लूकोज का। अब आप ये भी तो सोचेंगे ना कि ये आखिर स्ट्रक्चर मुझे पता कैसे लगा। तो स्ट्रक्चर की जो एक एक उसका एक सिनेरियो है, उसको कैसे शेप नज़र आ रही है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनकी भी ज्योमेट्री होती है। जिस तरह आपकी है, आपकी फ्रंट साइड है, बैक साइड है, टॉप साइड है, बॉटम साइड है, यू हैव डिफरेंट साइड्स। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर्स को पता लगाने के लिए भी आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर केमिकल रिएक्शंस का पता लगाने के लिए। लेट्स से दैट पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया और पानी यूज़ किया,
और उसने ग्लूकोज बना दिया और साथ ऑक्सीजन को रिलीज़ किया। और इस अमल के लिए हमें सनलाइट चाहिए, सनलाइट की ज़रूरत है, और साथ हमें पौधे के अंदर एक मॉलिक्यूल चाहिए दैट इज़ क्लोरोफिल। अगर ये होगा तो ये अमल होगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड पानी से ग्लूकोज बन गया, ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि भाई ये दो चीज़ें मिली, ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको ये नज़र आ रहा है। ये तकरीबन इस अमल से इस अमल के होने में 12 स्टेप्स लगे हैं। तो अब बहुत से साइंसदान हैं जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा मेल्विन कैल्विन का। तो उन्होंने जो है बड़े डोमिनेंट तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ये बायो एनर्जेटिक्स बताई है, इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है। तो ये आप फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे तो बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी में। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो पता लगेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिलकर तो बी बनाते हैं, ये ए है लेट्स से दैट, और फिर सी बनाएंगे, फिर डी बनाएंगे, फिर ई बनाएंगे, फिर एफ, और इनको जो रास्ते में और आखिर में जो एंड प्रोडक्ट है वट एवर लेट्स से दैट जी इज़ द एंड प्रोडक्ट, या कह लेंगे के इज़ द एंड प्रोडक्ट। तो अब जो के एंड प्रोडक्ट है यानी ग्लूकोज है, तो उसके जो बनने तक उससे पहले तो बहुत सी चीज़ें बनी ना, उसके बनने से पहले तो बहुत सी चीज़ें बनी। तो उसके बनने से पहले जो भी चीज़ें बनी उनको हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं। सो वी हैव अ वर्ड हेयर इंटरमीडिएट्स, सो दिस इज़ द वर्ड इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स स्टेप्स कह लें आप इन्हें कि इंटरमीडिएट स्टेप्स, मतलब इंटरमीडिएट बनने वाले कुछ स्टेप्स बीच में रिक्वायर्ड होते हैं। तो फिर कितने मतलब इंटरमीडिएट्स बने इसके भी कह लो कि पता लगाने के लिए कि कितने इंटरमीडिएट्स बने, उसमें भी हमें कार्बन 14 की हेल्प चाहिए। तो अब समझ में आ गया आपको कि केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं हमें तो नज़र आ रहे होते हैं कि A+B गोज़ टू C+D, दैट्स सो सिंपल, लेकिन वो इतने सिंपल होते नहीं हैं, उनके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आई डोंट नो हाउ मेनी स्टेप्स। तो फिर हमें वो प्रोडक्ट के तौर पे ये मिलता है, जो चीज़ हम आपको रिएक्शन में लिख के दिखा देते हैं। तो बस आप ये याद रखें फ़िलहाल ये जो लाइनें हैं कि रेडियो आइसोटोप्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शंस टू फॉलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। लेट्स से दैट जैसे आपने यहाँ पे कार्बन को जो यूज़ करना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि ग्लूकोज बनाने में हेल्प करती है, तो आपने कार्बन को जो है वो कार्बन 14 के तौर पे यूज़ कर लेना है। और फिर कार्बन 14 के तौर पे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये कार्बन जो है जब इंटरमीडिएट 1 बनेगा उसमें भी आपको 14 नज़र आएगा, बी में भी नज़र आएगा, सी डी ई में भी नज़र आएगा, तो आप स्टेप्स भी गिन सकेंगे। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड by the plants for photosynthesis to form glucose, its movement is detected through the various intermediate steps up to the glucose। तो फिर हम कार्बन 14 को लेबल करके हम ये जान पाते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स से ग्लूकोज बनने से पहले पहले कौन कौन से स्टेप्स आए हैं। तो फिर इस तरह से हम पता लगा लेते हैं, डिटर्मिनेशन यानी पता लगा लेते हैं अबाउट दी केमिकल रिएक्शन के रियलिटी में आखिर रिएक्शन है क्या था। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कार्बन को ही लेबल करें, आप ऑक्सीजन को ले लें। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18 ले लें आप, तो ऑक्सीजन को लेबल कर दें। अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर देखो कार्बन में भी, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन है, अब ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट भी हमें मिल रहा है, तो आप मुझे ये बताओ ये जो ऑक्सीजन बाहर आ रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन बाहर आ रहा है कि पानी का ऑक्सीजन बाहर आ रहा है? उसका एक एस्टॉनिशिंग क्वेश्चन था ये मेरे लिए। तो मैंने सोचा इसका तो किसी तुक्के से जवाब नहीं दिया जाना। देन आई रेड द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और वहाँ पे मुझे इसके बारे में लिखा हुआ मिला कि एक साइंसदान था, उसने क्या किया, उसने लेबल कर दिया ऑक्सीजन कार्बन का और फिर उसने जज किया कि ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है। तो पता ये लगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये रिलीज आउट हो जाता है, यानी ये ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन है, और जो कार्बन है वो ऐड हो जाता है वाटर के अंदर, यानी जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा है वो वाटर वाला ऑक्सीजन है। तो ये लेबलिंग से पता लगा, यानी रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन इस्तेमाल किया तब ये अंदाज़ा हुआ हमें। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम पता लगा सके अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। अगेन वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू से यू एक्सप्लेन यू एंड द स्ट्रक्चर टर्म्स। स्ट्रक्चर तो डिफरेंट ज्योमेट्रीज होती हैं। ये आपको मैंने ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का दिखाया है, ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर भी होता है। लेट्स जस्ट से दैट ये मैंने अब आपको क्लोज स्ट्रक्चर दिखा दिए। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या बबल सा बना के दिखाया है।
सो दिस इज द क्लोज स्ट्रक्चर, दिस इज द क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये भी हम बड़ी क्लासों में इसको बड़ा तरीके से डिस्कस करेंगे। स्टे अप विद मी विद GS Academy यूट्यूब चैनल, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प करने वाला हूँ मैं। बहरहाल ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब आपसे हम एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन की, यानी कि जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं उनका पावर जनरेशन में जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, रेडियो आइसोटॉप्स में मैंने आपको बताया पहले भी कि 235 जो है वो नॉमिनेटेड है, यूरेनियम 235। इसी से जो है वो बिजली बनाई जा सकती है, और एक कैसे बनाई जा सकती है, एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करके। यानी कि रिएक्शन जो है इसमें हम यूरेनियम को तोड़ेंगे और यूरेनियम को ब्रेक करेंगे, और फिर डेफिनेटली इसको हम ब्रेक करेंगे ख़ास किस्म के रिएक्टर के अंदर। लेट्स से 235 जो है वो इसके अंदर मौजूद है, और ये क्लोज पैक्ड है, उसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर कह सकते हैं। ये भी सवाल पैदा होता है कि आखिर कैसे टूटता है ये, तो इसको हमने यूरेनियम का, अगर हमारे पास ये एटम है तो व्हाटएवर द शेल्स आर, तो हमने इसको बेसिकली हिट करना है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है। और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे कि इस यूरेनियम के न्यूक्लियस को बेसिकली क्या करेंगे, हिट करेंगे और तोड़ देंगे, और फिर ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है जो आपको एक नज़र आ रहा है, ये स्प्लिट कर जाएगा दो न्यूक्लियस के अंदर, और फिर ये बेरियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस में टूट जाएगा और साथ 3 न्यूट्रॉन्स और पैदा करेगा जो आपको नज़र आ रहे थे शुरू में। तो इस तरीके से क्या होगा कि बहुत सी एनर्जी जो है वो बाहर आएगी, एंड दैट एनर्जी इज़ नोन एज एटॉमिक एनर्जी। सो ये रिएक्शन है, इसके लिए आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे किया कि यूरेनियम 235 को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लगाया गया, दैट इज़ कॉल्ड द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ये आपने बात नहीं भूलनी है, ठीक है। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कहलाता है, और फिर इससे बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, 3 न्यूट्रॉन्स और बने, और बहुत सी एनर्जी बनी। इसके अलावा यूरेनियम 235 जो है आप कह लो कि जो एनर्जी इससे बनी है उससे, उस एनर्जी से क्या किया जाएगा, उससे बेसिकली हम कह लो कि जो वाटर है बेसिकली कन्वर्ट करेंगे, जो वाटर है इसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, यानी वाटर को हम स्टीम बना देंगे। स्टीम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रखती है, वो टरबाइंस को घुमाएगी, और टरबाइंस जब घूमेंगे तो टरबाइंस के घूमने से बिजली पैदा होती है। तो ये आपको भी इंशाल्लाह इन द वेरी नेक्स्ट क्लासेस पता लगेगा। ये एक आपने पिछली क्लास में सीखा भी होगा कि स्टीम के, जिस तरह केतली का ढक्कन होता है, स्टीम जब लगती है तो केतली का ढक्कन उठा देती है, जिस तरह टरबाइन घूमता है, मैग्नेट के ऊपर टरबाइन घूमता है, तो मैग्नेट जैसे ऊपर मैग्नेट के टरबाइन घूमता है, टरबाइन की जो वॉल्स होती हैं उसमें बिजली पैदा होती है, और फिर वो पावर स्टेशन तक जाती है, और पावर स्टेशन में स्टोर होती है, और फिर आपके घरों में आती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम एक नेशन को डेवलप करने के लिए इस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका इस्तेमाल बुरे तरीके से भी किया जाता है। तो लिहाजा आई होप कि इसका इस्तेमाल जो है वो अच्छे तरीके से ही किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अब हम टेस्ट योर सेल्फ 2.4 की तरफ, और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके एक भरपूर मुस्तनद आंसर्स की तरफ चलते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें वाई, पहले सवाल की, वाई डू आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, यानी आइसोटॉप्स के जो हैं वो डिफरेंट एटॉमिक मासेस क्यों होते हैं। लेट्स से दैट वी हैव 3 न्यूक्लियस, और ये इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, सॉरी 1 ही प्रोटॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन एक है, सबका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स बना रहा हूँ, इसका नाम है ड्यूट्रियम, और इसका नाम है ट्रीटियम, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है कि जो मास होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मास है ये 1 ही होगा, यहाँ पर जो मास है ये 2 होगा क्योंकि 2 पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ पे जो मास है ये 3 होगा क्योंकि टोटल 3 पार्टिकल्स हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, 1 प्रोटॉन है। तो चूँकि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं इसलिए जो एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर जो कि ऊपर एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम रहता है, लेकिन जो ए है यानी एटॉमिक मास है वो सबका क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है।
तो बस आपने ये बात याद रखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। याद रखिएगा एटॉमिक मास जो ए है, ये जो लिखा है मैंने, दैट इज द सम यानी जमा है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। So since all the isotopes of an element have different number of neutrons, इसमें आप देख सकते हो सब में न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, so therefore isotopes of an element have different atomic masses, और यही वजह है कि इनका एटॉमिक मास भी जो है वो क्या होता है कि डिफरेंट होता है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। जो स्टूडेंट्स देखें, अगर हम अगले सवाल की तरफ चलें तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन 12 एंड कार्बन 13, यानी कार्बन 12 में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, कार्बन 13 में। कार्बन 12 के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उसको देखा जाए तो उसको निकालने का क्या तरीका है। हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास 6 होता है, और मास नंबर जो हमारे पास जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास कार्बन का 12 है, यानी कार्बन जो है इसका 6 एटॉमिक नंबर है, 12 मास है। अगर ये हमारे राइट साइड पे लिखे, अगर यही हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो 12 ऊपर लिखेंगे और 6 नीचे लिखेंगे, तो शायद ये आपको नहीं पता होगा, ये मैंने भी आपको बताया थी, नोटिस में रखिएगा। पर ये मास है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास है। अगर इस साइड पे लिखेंगे तो नीचे होगा एटॉमिक नंबर, ऊपर मास होगा, और अगर आप राइट साइड पे लिखेंगे तो नीचे मास होगा, ऊपर एटॉमिक नंबर होगा। तो अब आपने डेफिनेटली निकालना है बेसिकली न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला ये होता है कि ए में से आप जो है एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। सो ए हमारे पास जो है वो 12 है, राइट, और जो हमारे पास जी है बेसिकली वो हमारे पास 6 है। सो 12 में 6 को माइनस करेंगे 6 आंसर आएगा। तो ये हमने कार्बन 12 की कैलकुलेशन की है। इस तरह से हम करेंगे फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 13, राइट। तो हम ये लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, अब क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन फिर वही 6 ही रहेगा, और यहाँ पर आप कार्बन 13 कर लें। मास नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा इस बार 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 कार्बन की बात हो रही है। सो अब न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो अब 12 में से आपने क्या करना होगा, सॉरी 13 में से क्या करना होगा, 6 को माइनस करना होगा। अब आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो अगर आप न्यूक्लियस बनाते हैं दोनों कार्बन्स का, तो इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 होंगे, डेफिनेटली एटॉमिक नंबर सेम होता है तो यहाँ पे भी 6 ही प्रोटॉन्स होंगे, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स हैं ये 6 हैं, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स हैं अभी जो आपने स्ट्रक्चर निकाला है, आंसर निकाला है, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 7 हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया। इसके 2 शेल होते हैं कार्बन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होते हैं, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 12, और इसमें भी वही सीन होगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 13। सो आई होप कि आपको पता लग गया होगा इसका आंसर क्या, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन के आपने 3 आइसोटॉप्स पढ़े, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स आपको पता है कि ट्रीटियम में है। प्रोटियम में जो है कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। जो ड्यूट्रियम है इसके अंदर आपको पता है कि 1 न्यूट्रॉन होता है, और जो ट्रीटियम है इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन तक आपको मिलेंगे। तो लिहाजा दिस इज द आंसर। उसके बाद सवाल है जी, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द यूज ऑफ द रेडियो आइसोटॉप इन मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। मेडिसिन में और रेडियोथेरेपी में आपने बताना है इस्तेमाल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का। तो इन मेडिसिन आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन 131 को यूज किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड, जबकि रेडियोथेरेपी में स्किन कैंसर के इलाज के लिए फॉस्फोरस 32 या स्ट्रोंशियम 90 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है इनके एक मोतबर जवाब, एंड आई होप कि आप इसको स्क्रीनशॉट से नोट डाउन कर लिया होगा या आपने अपनी कॉपियों पे इसको नोट डाउन कर लिया होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाउ इज द गोइटर इन थायराइड ग्लैंड इज डिटेक्टेड, कि थायराइड ग्लैंड में गोइटर कैसे डिटेक्ट किया जाता है। थोड़ी देर पहले ही बात हुई आपसे कि आइसोटॉप ऑफ आयोडीन 131 इज यूज्ड टू डायग्नोस गोइटर इन थायराइड ग्लैंड, यानी आयोडीन 131 की मदद से जो है गोइटर यानी गुलड़ की बीमारी डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद डिफाइन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ये बड़ा तगड़ा सवाल है, बोर्ड में आ सकता है आपको।
तो a reaction in which heavy nucleus like uranium splits into two or more lighter elements with the release of huge amount of energy, इसे हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि यूरेनियम आपको नजर आ रहा है 235 को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अगर आप हिट करेंगे तो बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, यानी रिलीज ऑफ 2 और मोर लाइटर एलिमेंट्स। फिलहाल 2 एलिमेंट्स आपको रिलीज होते हुए नजर आ रही हैं विद द रिलीज ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और साथ ये भी याद रखिएगा 3 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स और पैदा होंगे जो कि और यूरेनियम को जाके तोड़ेंगे और एनर्जी पैदा करेंगे। तो ये है हमारे पास इसके 2 जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अगले सवाल की। 7वां सवाल है, व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप, जब यूरेनियम 235 टूट जाता है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाउ दिस एनर्जी इज यूज्ड? ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है यूरेनियम 235 के टूट जाने से, इसका फिर क्या इस्तेमाल है? तो दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन द बॉयलर्स। और फिर जो स्टीम है देन ड्राइव्स द टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो एनर्जी है उससे स्टीम बनाई जाती है, स्टीम से फिर बॉयलर्स के अंदर स्टीम बनती है और फिर वो बॉयलर्स के अंदर ही टर्बाइंस लगे होते हैं, टर्बाइंस घूमते हैं और फिर टर्बाइंस के घूमने से जो है वो बिजली पैदा होती है। उसके बाद हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235, तो इक्वेशन बारहा आपको बताती है कि 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। यूरेनियम को जब आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट करते हैं तो फिर बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे एलिमेंट्स पैदा होते हैं, साथ 3 न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं और साथ बहुत सी एनर्जी पैदा होती है। उसके बाद जी यूरेनियम 235 के फिजन से कौन से 2 एटम्स जो हैं जो मिलते हैं किस एलिमेंट के, यानी यूरेनियम 235 फिजन प्रोड्यूसेस 2 एटम्स ऑफ विच एलिमेंट, यानी कि जब यूरेनियम 235 टूट जाता है तो कौन से एलिमेंट्स 2 पैदा होते हैं? द एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस आर बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94। ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, एंड दीज आर दी आंसर्स, एंड आई होप कि आपको ये सारी टेस्ट इटसेल्फ टोटली समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने सीखा अबाउट ऑल दी एटम्स एंड देयर स्ट्रक्चर, एंड आई होप कि एक अच्छी जर्नी रही आपके साथ। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो अभी डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का, पूरी बुक की प्लेलिस्ट का, जिससे आप पूरी बुक की कोई भी वीडियो देख सकते हैं, इस चैप्टर की कोई वीडियो देख सकते हैं, पिछले चैप्टर की कोई भी वीडियो देख सकते हैं, और इवन इस GS अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप पूरी किसी फिज़िक्स की बुक, मैथमेटिक्स की बुक, आई डोंट नो, इस्लामियात की बुक, जो भी बुक्स आपको स्टडी करनी है उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप इजीली एक भरपूर, एक मुस्तनद अच्छे अंदाज में आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि कम से कम गलतियाँ मिनिमल लेवल पर हों, बिल्कुल ही ना हों, हमारी तो कोशिश ही होती है, और एक मुस्तनद डाटा जो है बच्चों को फराहम किया जाए। तो अभी तक के लिए मैं इतना ही चाहूँगा आपको तफसीलन बताना, और अपना ख्याल रखना है, आपने दूसरों का भी ख्याल रखना है और इस चैनल का भी। थैंक यू सो मच।